Good morning, students. So, should start with the next topic of our chapter, that is linear momentum. Now, what it is? It is basically wait. It is the product of mass and velocity of a body. ठीक है? It is a vector quantity and its direction is same as the direction of the वेलोसिटी. ओके, क्या होता है? किसी भी बॉडी के मास और उसके वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही हम लोग क्या कहते हैं? इट इज नोन एज लीनियर मोमेंटम. ठीक है. इट इज वेक्टर क्वांटिटी. वेक्टर क्वांटिटी क्यों होती है? क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है. डायरेक्शन किधर होगी? विच क्वांटिटी विल डिटरमाइन इट्स डायरेक्शन? द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी विल डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द लीनियर मोमेंटम. जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है, दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द मोशन, same direction the body will have the momentum. Okay, now what does it say? It is denoted by p. ठीक है. And what it is? mv. p equals to mv. ये जो ऊपर एरो बना रहा है, it simply shows it's a vector quantity, nothing else. ठीक है. So what is momentum? It is basically the product of the mass and the velocity of a body. Is it clear? और इससे ज़्यादा इसमें हमें और कुछ नहीं जानना है. ठीक है. अब जरा ध्यान से देखें. अगर यहाँ पे हम लोग थोड़ा कुछ चीज़ें डिस्कस कर सकते हैं. दैट मोमेंटम क्या है? मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट. इफ वी वांट टू चेंज द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना है तो हमें कौन सी फिजिकल क्वांटिटी में चेंज लाना पड़ेगा? बिकॉज इफ द बॉडी रिमेन सेम, इफ द बॉडी विल रिमेन सेम, देन द मास ऑफ दैट बॉडी विल बी सेम. मास तो चेंज होगा नहीं जब तक उस बॉडी को चेंज ना किया जाए. बट द क्वांटिटी दैट कैन बी चेंज कंटिन्यूसली इज द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी. ठीक है. वेलोसिटी चेंज किया जा सकता है. दैट मीन्स अगर किसी बॉडी का मोमेंटम चेंज करना है तो व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू सिंपली चेंज द वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी. क्लियर? इफ द वेलोसिटी विल चेंज, द मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल चेंज. ठीक है. जैसे यहां से व्हाट वी कैन से, तो इसी बेसिस पे अगर हम लोग निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम क्या हो जाएगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, जिसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ऐसे लिख सकते हैं. ओके, क्लियर? नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज न्यूटन्स सेकंड law of motion. Now what is Newton's second law of motion? It states that the rate of change of momentum of a body is directly proportional to the force applied on
ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। दैट मीन्स अगर किसी बॉडी पर फोर्स लगाई जा रही है तो वो किस पे डिपेंड करता है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं, इनके अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वी कैन से force is directly proportional to rate of change of momentum। ठीक है, इसको इस फॉर्म में स्टेटमेंट के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो वी कैन राइट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum। Now we shall follow this step by step। Now see the very first thing, if we talk about change in momentum, change in momentum, तो मान लेते हैं फाइनल मोमेंटम इज p2 एंड इनिशियल मोमेंटम इज p1। ठीक है, फाइनल मोमेंटम इज p2, इनिशियल मोमेंटम इज p1। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग मोमेंटम के हिसाब से बात करें तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी माइनस मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, जिसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, चेंज का मतलब होता है डेल्टा, डेल्टा पी लिख सकते थे। ठीक है, अब अगर हम लोग अपने लॉ के हिसाब से बात करें तो इफ वी से व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो अगर आप लोग को याद हो, मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया था कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड रेट। रेट ओवर हियर सिंपली सेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो दैट मीन्स अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। दैट मीन्स चेंज इन मोमेंटम अपॉन चेंज इन टाइम। और चेंज इन टाइम तो वही हो गया जितना टाइम लगा उसको ऐसा कुछ करने में। बट इफ वी टॉक अबाउट द मोमेंटम, जैसा कि अभी अभी हम लोग ने ऊपर किया, तो चेंज इन मोमेंटम सिंपली मीन्स एम। और यहाँ के चेंज इन मोमेंटम के हिसाब से बात करें तो मोमेंटम किसकी वजह से चेंज होगा, इट विल ऑलवेज चेंज अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी। ये इस सिंबल का मतलब मैंने बताया था, इट इज डेल्टा। सो अगर मोमेंटम में चेंज आ रहा है, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। सो व्हाट वी कैन से, we can write over here m v minus u। yes or no, हम नीचे टी लिख सकते हैं जैसा कि ऊपर लिखे आए थे। ठीक है, एम वी माइनस यू आ गया। क्लियर, प्लीज सी द डेरिवेशन वेरी वेल। नाउ फर्दर अब आगे की बात करें तो दिस कैन बी रिटन एज एम वी माइनस एम यू। ये देख सकते हैं, इससे पहले अभी हम लोग ने चेंज इन मोमेंटम यही निकाला था, एम वी माइनस एम यू, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। ठीक है, ओके, आई मेड अ मिस्टेक। ठीक है, हाँ चलो ये देख लेते हैं। नाउ यू कैन, आई टुक अ रॉन्ग स्टेप एक्चुअली, वी माइनस यू अपॉन टी। ठीक, cut this step actually, we have already done this. Now see what we'll do, you just see the formula v minus u upon t. So what is v minus u upon t? It is basically acceleration. Yes or no? If you remember, acceleration equals to v minus u upon t, first equation of motion. ठीक है, so if we replace from there, so what did we get? ठीक है, चेंज इन मोमेंटम आ गया, यहाँ से आ गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, सो व्हाट डिड वी गेट, वी गेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम ए। एंड अकॉर्डिंग टू द लॉ, व्हाट डज द लॉ से, अकॉर्डिंग टू द लॉ, विच लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ जो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, क्या कहा गया था कि द फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। और अगर हम लोग यहाँ से देखें तो हम लोग ने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की वैल्यू कितनी निकाली है, इट इज इक्वल्स टू
ma. So what we can say over here, we can write f directly proportional to ma. अब यहाँ पर जब भी प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाया जाता है तो वी ऑलवेज गेट अ कांस्टेंट ओवर हियर। तो यहाँ पर कांस्टेंट क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। अब अगर हमें के की वैल्यू निकालनी, सो इफ वी टेक ए फोर्स को हम लोग ले लें 1 न्यूटन का, मास को ले लें 1 kg का, और एक्सीलरेशन ले लें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। सो व्हाट विल गेट 1 equals to k into 1 into 1. That means how much we'll get? We'll get k equals to 1. Therefore, if you put this in the formula, what we'll get? F equals to ma. So this is the way from where we get the formula force equals to mass into acceleration. यहाँ से हम लोग को इसका फॉर्मूला मिलता है। प्लीज़ रिमेंबर दिस फॉर्मूला बिकॉज इट मे बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट करना है? लॉ के हिसाब से देखिए क्या कह रहा है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। पहले चेंज इन मोमेंटम निकाल लेते हैं, फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। ओके, नाउ आफ्टर दिस इफ यू वांट टू सी, नो यू नीड टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स। पहली चीज तो ये फॉर्मूला हो गया, दैट इज फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए। अब यहाँ से क्या क्या पता चला कि फोर्स मास पे डिपेंड करता है और एक्सीलरेशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, और दूसरा आपको जो याद रखना है दिमाग में, वो क्या याद रखना है, इक्वल्स टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो इन दोनों चीज़ों से हम लोग अगर कुछ स्टडी करने की कोशिश करें, जितना ज़्यादा मास होगा फोर्स उतनी ज़्यादा लगेगी, जितना ज़्यादा एक्सीलरेशन होगा फोर्स उतनी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ के हिसाब से बात करें हम लोग, तो फोर्स कैसे काम करना है, अगर चेंज इन मोमेंटम में देखें तो चेंज इन मोमेंटम में कैसे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली जितना ज़्यादा चेंज आएगा मोमेंटम में, ठीक है, फोर्स उतनी ज़्यादा लगेगी। और अगर टाइम के हिसाब से देखें, इफ़ द सेम चेंज टेक्स प्लेस इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, कम से कम टाइम में अगर वो चेंज हुआ तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगी। जितना ज़्यादा टाइम लगाया जाएगा मोमेंटम को चेंज करने में, उतनी कम फोर्स लगेगी, और जितना कम टाइम लगाया जाएगा फोर्स वो मोमेंटम को चेंज करने में, उतना ज़्यादा फोर्स लगेगी। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स एक्चुअली वी हैव टू आंसर टू मैनी स्टेटमेंट्स। जैसे कि अभी हम लोग से कई क्वेश्चंस रीजनिंग के फॉर्म में पूछे जाते हैं। जैसे कि पहला ये होता है कि यू कैन से फर्स्ट क्वेश्चन, a cricketer withdraws his hands while catching a ball। ठीक है, सो व्हाई डज ही डू सो, ऐसा क्यों होता है कि वो जब क्रिकेटर कैच करता है तो अपना हाथ पीछे क्यों ले जाता है? नाउ सी व्हाट इज द रीजन। ठीक है, व्हेन अ क्रिकेटर कैचेस अ बॉल, व्हेन अ क्रिकेटर कैचेस अ बॉल, ठीक है, इट द बॉल suddenly comes to rest, the ball suddenly comes to rest, and there is a huge change in momentum in a very short interval of time, thus exerting a large force on the hands, due to which he might hurt his
hands. ठीक है, to avoid this he withdraws his hand and thus increases the time of change of momentum and is prevented from getting hurt. ठीक है, so देखिए होता क्या है, जब भी कोई फील्डर कैच करता है बॉल को, सो ऑब्वियसली एट मोस्ट ऑफ द टाइम्स द बॉल इज ट्रेवलिंग वेरी क्विकली, इट इज ट्रेवलिंग एट अ वेरी हाई स्पीड. वेन एवर ही कैच इट, जैसे उसको कैच करेगा तो क्या होगा, बॉल बिल्कुल से रेस्ट पे आ गई, मतलब कहीं पे बहुत हाई वेलोसिटी थी और बिल्कुल से रेस्ट पे आने का मतलब मास में तो चेंज होगा नहीं. मोमेंटम का चेंज किसकी वजह से होता है, जस्ट वेलोसिटी की वजह से. वेलोसिटी बहुत ज़्यादा चेंज हो गई ना, तो इसका मतलब सिंपल सा क्या है कि मोमेंटम भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा. जब मोमेंटम बहुत ज़्यादा चेंज होगा तो ध्यान से देखिए उस बॉल की वेलोसिटी को चेंज होने में कितना टाइम लग रहा है, फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड. जैसे वो कैच करेगा तुरंत तो रेस्ट पे आ जाती है. तो इसका मतलब द मोमेंटम ऑफ द बॉडी विल बी, देयर विल बी अ ह्यूज चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द बॉडी एंड इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. तो बहुत कम टाइम में ज़्यादा मोमेंटम चेंज हो रहा है, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, कम टाइम में ज़्यादा मोमेंटम तो फोर्स बहुत ज़्यादा. तो जिसकी वजह से ह्यूज फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन हिज हैंड्स एंड ही मे गेट हर्ट. अब इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, व्हेन ही विड्रॉज हिज हैंड्स, जब विड्रॉ करेगा द बॉल टेक्स अ लिटिल बिट मोर टाइम टू कम टू रेस्ट. रेस्ट पे आने के लिए थोड़ा सा टाइम और लगा देती है, और जब थोड़ा सा टाइम और बढ़ा देगी तो टाइम इंटरवल बढ़ जाएगा. जब टाइम इंटरवल बढ़ेगा तो टाइम इंटरवल जो है फोर्स पे कैसे डिपेंडेंट है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल. इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब जितना ज्यादा टाइम उतना कम फोर्स. गॉट इट? एंड thus he prevents his hands from getting hurt. Okay, now one more. A karate expert breaks a pile of marbles in a single blow. Okay. Okay, now what happens when a karate expert hits the pile, he hits it very quickly, that is moves his hands at a high speed. ठीक है, by doing so the hands the hand comes to rest on striking the pile. What I've written, by doing so the hand comes to rest on striking the pile in a very short interval of time. ठीक है, thus a huge force is exerted on the pile
and it breaks. ओके, सो होता क्या, जब भी वो कराटे वाला अपना हाथ तेजी से उस पर मारता है, सो इट इज द हैंड मूव्स एट अ वेरी हाई स्पीड, जिसकी वजह से क्या होगा, द मोमेंट ही स्ट्राइक द पाइल, द मोमेंट ही स्ट्राइक द पाइल, जैसे पाइल से कांटेक्ट में आएगा उसका हाथ, द हैंड विल कम टू रेस्ट इमीडिएटली. अब वो मोमेंटम देखिए, ही वॉज मूविंग हिज हैंड एट अ वेरी हाई स्पीड, उस हाई स्पीड से बिल्कुल से जीरो पे आ गया, रेस्ट पे, और कितनी देर में, तेजी से हाथ चला रहा था, दैट मीन्स बहुत कम टाइम लिया होगा. और जब भी ऐसा होगा, द मोमेंटम ऑफ द हैंड विल चेंज इन अ वेरी ह्यूज अमाउंट एंड इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम. अब मोमेंटम ज्यादा चेंज कर रहे हैं और टाइम कम लगा रहे हैं, दैट मीन्स जो फोर्स हुई दोनों तरफ से बढ़ी. ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा तो भी फोर्स ज्यादा होगी, कम टाइम में चेंज होगा तो और ज्यादा हो जाएगी, दैट मीन्स फोर्स जो लग रही होगी बहुत ज्यादा लग जाएगी उस पे, ऑन द पायलट, दस इट ब्रेक्स. अगर आप उसी को धीमे से मारने की कोशिश करें, आप कभी देखना, अगर एक पतला सा मार्बल भी लेके अगर उसको धीमे से मार के तोड़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं टूटेगा. हमें ये लगता है कि हम ताकत ज्यादा लगा रहे हैं, लेकिन बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज दिस, वो ताकत या द फोर्स, वो ज्यादा फोर्स कहाँ से आई, वो सिर्फ मोमेंटम में चेंज की वजह से. हम लोग को तेजी से मारना होता है, तेजी से कम टाइम में we have to move the hands, we have to change a lot of momentum in a very short interval of time. Got it? Now few more examples, जैसे कि an athlete is made to fall on sand or cushioned surface after the long jump, after the long or हाई जंप. दैट मीन्स वो जो हाई जंप और लॉन्ग जंप वाले एथलीट होते हैं, आपने देखा होगा, यू मस्ट हैव डन योरसेल्फ आल्सो, कि जब भी वो जंप लेते हैं तो उनको हमेशा सैंड पे ही गिराया जाता है. सो इज दैट सम काइंड ऑफ रूल, और कि सैंड पे गिरने से अच्छा लगता है, ऐसा कुछ नहीं होता है. इट इज जस्ट बिकॉज कि अगर वहां पर सैंड नहीं हुई एंड इट इज अ प्रॉपर सरफेस, हार्ड सरफेस, द एथलीट मे गेट वेरी बैडली हर्ट. ठीक है, सो इसको अवॉइड करने के लिए ही इज मेड टू फॉल ऑन इधर सैंड, ठीक है, और ऑन अ कुशन्ड सरफेस. ठीक है, अब ये कैसे होता है जरा ध्यान से देखिए. व्हेन द एथलीट is made to fall on sand. ठीक, एक ही की बात कर लेते हैं, बाकी आप दूसरा भी उसमें ज़ूम कर ले सकते हैं. on sand, the sand, on the sand eels. eels का मतलब ध्यान से देखो तो मिट्टी धंसने लगती है. ठीक है, eels and he takes a bit more time to come to rest. ही मतलब एथलीट. ठीक है, मतलब जब सैंड पे गिरेगा तो सैंड बिल्कुल से क्या होगा, धंसने लगेगी, एंड द पर्सन विल गो अलॉन्ग विद इट. और उसके साथ जब जाएगा तो बिल्कुल से रेस्ट पे नहीं आए, थोड़ी दूर तक तो वो फिसलता हुआ, स्लिप करता है, उसी में हील करता हुआ सैंड के साथ बढ़ जाता है. ठीक है, नीचे भी धंसेगी सैंड. ठीक, ऐसा करने से क्या हुआ, अब जरा ध्यान से देखिए, टाइम बढ़ गया. अब वो तेजी से दौड़ता हुआ आ रहा था, उस स्पीड के साथ एकदम से लैंड किया, एग्जैक्टली मतलब इमीडिएटली रेस्ट पे नहीं आया. ठीक है, यहाँ पे देखिए, बाय डूइंग सो he increases the time interval for the body to come to rest. ठीक है, रेस्ट पे आने के लिए टाइम इंटरवल बढ़ा देता है.
and thus decreasing the rate of change of momentum. Rate of change of momentum डिक्रीज हो जाता है, डिक्रीजिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसकी वजह से क्या, एंड ही इज सेव्ड फ्रॉम हर्टिंग हिमसेल्फ। ठीक है, चोट खाने से बच जाएगा। अब आप खुद इमेजिन कर लो, इफ देयर इज अ हार्ड सरफेस, हार्ड सरफेस ईल तो करेगा नहीं, धंसेगा तो है नहीं। हार्ड सरफेस पे आप जैसे ही गिरोगे, द मोमेंट यू विल फॉल ऑन द हार्ड सरफेस, यू विल इमीडिएटली कम टू रेस्ट, तुरंत रेस्ट पे आओगे। और जैसे ही तुरंत रेस्ट पे आओगे, दैट मीन्स द टाइम इंटरवल विल बी वेरी वेरी लेस। और जब टाइम इंटरवल कम हो जाएगा, मोमेंटम ज़्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली द फोर्स दैट विल बी एक्सर्टेड इट विल बी वेरी हाई, एंड दस वी गेट हर्ट ऑन हार्ड सर्फेसेस। तभी हम लोग कभी भी किसी भी हार्ड सर्फेस पे गिरते हैं, हमेशा हम लोग को चोट लगती है। ठीक है, यू कैन टेक वन मोर एग्जाम्पल विच आई एम नॉट गोइंग टू राइट ओवर हियर, बट आई टेल यू, आई एक्सप्लेन इट टू यू। जैसे आपने बहुत सारी बार देखा होगा, इफ यू टेक अ ग्लास टम्बलर, ग्लास का टम्बलर ले लें, एंड मतलब वो पानी वाला ग्लास कांच का, ठीक है, इफ इट इज मेड टू फॉल ऑन ग्राउंड, अगर ग्राउंड पे गिरा दिया जाए, अगर उसको नॉर्मली ग्राउंड पे गिराया जाए तो विल सी इट विल ब्रेक, टूट जाता है। बट अगर उसी टम्बलर को हम लोग एक मैट बिछा दे ग्राउंड पे और उस मैट पे गिराएं, तो वो नहीं टूटता है। ठीक है, व्हाट इज द रीजन? ठीक, अब रीजन ये है कि जब वो ग्राउंड पे गिरेगा, सिंस द ग्राउंड इज हार्ड, सो क्या होगा, जैसे ही टम्बलर विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द अर्थ सरफेस, इट विल इमीडिएटली कम टू रेस्ट, और वो भी इन अ वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, जिसकी वजह से द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द ग्लास विल बी हाई एंड इट विल ब्रेक। ठीक है, ग्राउंड पे गिरेगा तो कम टाइम में ज्यादा फोर्स लगेगी, रेदर कम टाइम में ज्यादा मोमेंटम चेंज होगा, और उस पर जिसकी वजह से फोर्स ज्यादा हो जाएगी, तो टम्बलर क्या होगा, टूट जाएगा। बट वहीं पर हम लोग क्या करते हैं, एक मैट बिछा दें, ठीक है, और अब उस मैट पे जब गिरेगा तो क्या होगा, मैट पे जब भी गिरेगा तो द ग्लास विल नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली, क्योंकि मैट जो होती है सॉफ्ट होती है। ठीक है, वो हार्ड नहीं है कि वो उसको बिल्कुल अचानक से रोक लेगी, फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड ही टाइम बढ़ेगा, लेकिन टाइम बढ़ेगा जरूर, एंड दैट मच इज इनफ फॉर द ग्लास टू बी प्रिवेंटेड। बचे जाने के लिए, टूटने से बच जाने के लिए उतना काफी है। उतना सा टाइम जो हुआ ना, थोड़ा सा फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड बढ़ गया ना, उससे काफी फोर्स कम हो जाती है। बट अगर वही टाइम जितना कम होगा, उतनी ज्यादा फोर्स लगना स्टार्ट होगी, और हार्ड से हार्ड चीजें भी टूट सकती हैं। ठीक है, गॉट इट? सो दिस इज द वे हाउ द ग्लास टम्बलर इज सेव्ड। अगर किसी मैट पे गिरता है तो बच जाता है। गॉट इट? ओके, देन few more we have to practice the numericals of this topic. So I'll first discuss all the laws and then we'll discuss the numericals of this topic. Okay, so now let us discuss the third law of motion, that is Newton's third law of motion. Okay, now what does it say? It says, it states that every action has an equal and opposite reaction. ठीक है, it simply says that every action has an equal and opposite reaction. Action over here means the force. अगर हम लोग कोई भी फोर्स लगाते किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो जितनी फोर्स हम किसी ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे, the same force will be exerted by that object on us.
वही फोर्स वो ऑब्जेक्ट हम पे लगाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ना, एक बॉडी है ए, एक बॉडी है बी। मान लेते हैं बॉडी ए ने बी पे कोई फोर्स लगाई, तो जितनी फोर्स ए ने बी पे लगाई, द सेम फोर्स विल बी एक्सर्टेड बाय बी ऑन ए। दैट मीन्स यहाँ पर हम लोग बोले तो इट इज सिंपली लाइक दैट एफ ए बी इक्वल्स टू एफ बी ए। बट एक चीज का चेंज होता है, दैट इज यहाँ पे माइनस साइन आ जाता है। ये माइनस साइन क्या डिनोट करता है? ऑपोजिट साइन। मतलब ए बी, एफ ए बी की जो डायरेक्शन है उसके जस्ट ऑपोजिट ये हो जाएगी। मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है। रिमेंबर वन थिंग, माइनस साइन ओवरहेड डिनोट्स ऑपोजिट डायरेक्शन। और फिजिक्स में ज्यादातर जगहों पे आप अगर नेगेटिव साइन पा रहे हैं तो इट सिंपली मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, ऑपोजिट डायरेक्शन दिखाता है। ठीक, बस ठीक है। माइनस साइन का सिंपल सा मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। जैसे यहाँ पे बोला ना मैंने, ए टू बी, ये ए ने बी पे जो फोर्स लगाई अगर ये है, सो व्हाट विल बी, बी से ए पे जो फोर्स लग रही है क्या हो जाएगी? इट इज ऑपोजिट। देखिए इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, सो दैट माइनस साइन सिंपली डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, नथिंग एल्स। इक्वल एंड ऑपोजिट हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेज भी डिस्कस करने हैं कि कैसे कैसे क्या होता है, इसके एग्जाम्पल्स और भी बहुत कुछ। ठीक है, बट बिफोर दैट आई विल डिस्कस इट लेटर इन द नेक्स्ट क्लास। बट टुडे व्हाट आई वांट टू टेल यू, आई वांट टू टेल यू समथिंग मोर। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने मिस कर दी थी, बट मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोग को बता दूँ। डिड्यूस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यूजिंग सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, इसका मतलब ये है, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं तो हमें सेकेंड लॉ का यूज करते हुए फर्स्ट लॉ को प्रूव करके दिखाना है, वेरीफाई करके दिखाना है। तो यहाँ से देखें, अगर हम लोग सेकेंड लॉ के हिसाब से बात करें तो अभी अभी सेकेंड लॉ में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हम लोग ने पढ़ा है फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। ठीक है, क्या होता है? सेकेंड लॉ में फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। और फर्स्ट लॉ अगर आप लोग को याद है तो व्हाट डज द फर्स्ट लॉ से? इट सिंपली स्टेट्स that a body continues to be in its state of rest or of uniform motion until and unless compelled by an external force. Until and unless compelled by an external force का मतलब the force acting over there will be zero। मतलब वहां पर जो भी फोर्स काम करेगी वो कितनी होगी? जीरो होगी। और अगर फोर्स है जीरो तो हम लोग वहां के हिसाब से क्या लिख सकते हैं? एम ए इक्वल्स टू जीरो। यहाँ पे लिख देंगे सिंस फोर्स इक्वल्स टू जीरो। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अगर ऐसा होता है और फिर हम लोग इसको सिंपली एक्सपैंड कर दें, नथिंग एल्स, एक्सीलरेशन की जगह क्या लिख सकते हैं? वी माइनस यू अपॉन टी। ये इधर जीरो हो जाएगा, सिंपल फॉर्मूला एक्सपैंड कर दिया मैंने एक्सीलरेशन का। और यहाँ के हिसाब से फर्दर अगर इसको सॉल्व करते इट विल बी एम इंटू वी माइनस यू इक्वल्स टू जीरो अगेन, क्योंकि टाइम जाके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। आफ्टर दैट व्हाट विल गेट एम वी माइनस एम यू इक्वल्स टू जीरो। इसको और सिंप्लीफाई कर लें अगर हम लोग तो व्हाट विल गेट एम वी इक्वल्स टू एम यू। ठीक है, यहाँ से देखें तो m और m कट जाएगा। दैट मीन्स यहाँ से क्या मिल गया हमें मिल गया v इक्वल्स टू यू। अब जरा इस v इक्वल्स टू यू को समझने की कोशिश करें। इफ u इज जीरो का मतलब रेस्ट, बॉडी इज एट रेस्ट, देन v विल बी जीरो। यस और नो? अगर u जीरो है तो v भी जीरो है। दैट मीन्स बॉडी अगर रेस्ट पे थी तो अभी भी रेस्ट पे है। बिना फोर्स के देख लीजिए क्या हुआ, रेस्ट पे थी तो रेस्ट पे ही है। एंड इफ u इक्वल्स टू समथिंग, सम वैल्यू मान लेते हैं a ब्रदर x है। ठीक है, x इज सम वेलोसिटी, x मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स ये बॉडी कैसे है? मोशन में है। देन व्हाट विल बी द वैल्यू? देन v की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v इक्वल्स टू x, स्टिल इन मोशन। ठीक है, तो देखिए व्हेन द फोर्स वाज नॉट अप्लाइड क्या हुआ? f को हम लोग ने सिंपली जीरो कर दिया और कुछ नहीं किया, सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लिया है, जहां से हमें एक रिलेशन मिल जाएगा v इक्वल्स टू यू। और यहां से अगर v इक्वल्स टू यू देखें
तो u अगर 0 हुआ तो ऑब्वियसली v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, और u की कोई फाइनाइट वैल्यू है, जैसे कि मान लेते हैं x y z कुछ भी मान लो, अगर इसकी वैल्यू x है तो v की वैल्यू कितनी हो जाएगी x। दैट मीन्स अगर बॉडी रेस्ट पे थी तो अभी भी रेस्ट पे, और अगर बॉडी मोशन में थी तो अभी भी मोशन में है। तो इसका सिंपल सा मतलब है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ यही कहता था, अगर फोर्स 0 है, वेन एवर नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी कंटिन्यूज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, ओके क्लास, सो दिस वाज इट फॉर टुडे, फर्दर विल कंटिन्यू ऑन इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, विल डिस्कस द एग्जांपल्स ऑफ द प्लेसेस वेयर द Newton's third law of motion is applicable and where we can see them, and after these all things we'll discuss the numericals of the chapters, whole of the chapter. Okay then, thank you class.